गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वदेशी तहरीक चलाई ताकि अंग्रेज़ी चीज़ों का बायकॉट करके इंडियन चीज़ों का, देसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। आज एक सदी बाद मोदी फिर स्वदेशी तहरीक का नारा लगा रहे हैं। असल सवाल ये है, मोदी का स्वदेशी नारा क्या अमेरिका को आंखें दिखाने के लिए है? क्या वाकई ही इंडिया की देसी सनत बचाने के लिए है? क्या इंडिया के छोटे दुकानदार को खुश करने के लिए है? यहाँ सवाल ये भी है कि जहाँ इंडिया में बार बार स्वदेशी तहरीकें चलती रही, वहाँ पाकिस्तान में एक बार भी कभी स्वदेशी तहरीक या देसी सनत को फ़रोग़ देने की तहरीक क्यों नहीं चली? अब की बार क्या मोदी का स्वदेशी का ये नारा कामयाब हो पाएगा या इंडिया की मिडिल क्लास के कंज्यूमरिज्म में दबकर रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज की दुनिया में स्वदेशी तहरीक का या मुकामी सनत को बचाने जैसी किसी तहरीक का कोई जवाज़ है? ऐसी कोई तहरीक कामयाब हो भी सकती है या नहीं? यही आज समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। तमाम दोस्तों को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। स्वदेशी तहरीक यानी देसी सनत को फ़रोग़ देने की तहरीक, इसके पीछे क्या सोच है, क्या आइडियोलॉजी है? असल में अंग्रेज़ों के दौर में इंडियंस को शुरू से ही ये एहसास हो रहा था कि अंग्रेज़ इंडिया से बड़े पैमाने पर दौलत की लूट मार कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स की लूट मार कर रहे हैं, और इस सारी लूट मार को इंग्लैंड की तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह है कि इंडिया में जो सोचने समझने वाले लोग थे, दानिश्वर लोग थे, उन्होंने इस हवाले से काम करना बाकायदा शुरू कर दिया था कि किस तरीके से इंडिया की मुकामी सनत को बचाया जाए इंग्लैंड के मुकाबले में। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने आती है। कांग्रेस के फाउंडिंग फादर, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर नेहरू जी दादा भाई, इन्होंने 1901 में किताब लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 की इस किताब में दादा भाई ने बताया कि किस तरीके से इंडिया की वेल्थ ड्रेन हो रही है, इंडिया की वेल्थ को लूटा जा रहा है और किस तरीके से ये लूट मार का सारा पैसा इंग्लैंड को लगाया जा रहा है। तो ये सारी सोच मौजूद थी कि 1905 में लॉर्ड कर्जल पार्टीशन ऑफ बंगाल करते हैं, यानी उस वक्त के बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। वेस्ट बंगाल जो आज का इंडिया के पास बंगाल है और दूसरा ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश है। 1905 में वो ये तकसीम बंगाल करते हैं। इस तकसीम बंगाल के बाद कांग्रेस के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स से मुराद के जो उस वक्त अंग्रेज़ों से किसी किस्म की बातचीत के हामी नहीं थे, इन कांग्रेसी रहनुमाओं की तरफ से बड़े पैमाने पर एहतजाज होता है। कांग्रेस के लीडर्स एक बड़ी स्वदेशी तहरीक चलाते हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। अंग्रेज़ों का सामान, अंग्रेज़ों की अशिया, अंग्रेज़ों के कपड़े जलाने की तहरीक शुरू होती है और ये नारा दिया जाता है कि सिर्फ़ इंडिया की बनी हुई चीज़ें ही इस्तेमाल की जाएं। 1905 में चलने वाली इस तहरीक को लीड किया लाल, बाल और पाल ने। लाल से मुराद ली गई लाला लजपत राय जो पंजाब के लीडर थे, और बाल से मुराद ली गई बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र के लीडर थे, और बिपिन चंद्रा पाल यानी ये बंगाल के लीडर। यूं ये एक 3 लीडर्स बड़े उभरे इस स्वदेशी तहरीक के, जिन्होंने भरपूर तरीके से अंग्रेज़ी अशिया की, अंग्रेज़ी ज़ुबान की, अंग्रेज़ी ड्रेस की, अंग्रेज़ों के किसी भी यानी इंग्लैंड की बनी हुई फैक्ट्रियों की और भी हर तरह की यानी सिविलाइजेशन एतबार से भी, कल्चरल एतबार से भी बायकॉट किया और कहा कि स्वदेशी अख्तियार करनी चाहिए, देसी जो सारी अप्रोच है मईशत में, कल्चर में, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इस तहरीक का एक जो बड़ा जो वीक पॉइंट था, वो वीक पॉइंट ये था कि ये तहरीक स्वदेशी के साथ साथ हिंदुइज्म पर जोर दे रही थी। हिंदू मिथोलॉजी को सिर्फ जो है वो यूज़ कर रही थी। जैसे जिन लीडरों का हमने नाम लिया, लाल, बाल, पाल, ये वाज़े तौर पर अपनी टर्मिनोलॉजी में हिंदुइज्म की टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे थे, इनके फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह है कि इस तहरीक को बंगाल और पंजाब के चंद इलाकों, हिंदू इलाकों से सपोर्ट मिली। जो बाकी इलाके थे मुसलमानों के, सिखों के, इवन दलितों के, यहाँ पर इस तहरीक को सपोर्ट नहीं मिली।
बहरहाल इस तहरीक ने स्वदेशी मूवमेंट चलाने की कोशिश की और 1908-9 तक ये तहरीक चली। 1911 में तकसीम बंगाल ही ख़त्म कर दी गई थी, बंगाल को यूनाइटेड कर दिया गया था, तो ये तहरीक ख़त्म हो गई। अब 1915 में इंडिया में बहुत बड़ा एक चेंज आता है जब मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया आते हैं और इंडिया आकर वो 5 साल बाद ही 1920 में स्वदेशी तहरीक का ऐलान करते हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी इंडियन है वो सिर्फ इंडियन कल्चर को, इंडियन लैंग्वेज को, इंडिया की बनी हुई अशिया को, देसी जो बनी हुई अशियाएँ इनको इस्तेमाल करे, अंग्रेज़ी चीज़ें इस्तेमाल ना करे। गांधी जब ये तहरीक लॉन्च करते हैं 1920 में, तो उस वक्त भी बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ी कपड़ों को आग लगा दी जाती है, जो अंग्रेज़ी शराब की दुकानें होती हैं इनको तोड़ दिया जाता है, अंग्रेज़ी तालीम का बायकॉट करने की बात की जाती है। और इसके साथ साथ गांधी एक सिंबॉलिक तौर पर खद्दर इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो चरखे से बना है, खुद चरखे से वो खद्दर अपना तैयार करते हैं और ये तहरीक एक करते हैं कि अपने खद्दर यानी इंडिया का बना हुआ खद्दर हर कोई इस्तेमाल करे, इंडियनाइज्ड यानी उन्होंने पूरी तरह करने की कोशिश की। ये स्वदेशी जो तहरीक थी ये नॉन कोऑपरेशन में भी, इसको नॉन कोऑपरेशन भी कहा जाता है, यानी अंग्रेज़ों से ताउन ना करना, सिविल डिसोबीडियंस भी ये हुई। फिर इसी में जो साल्ट सत्याग्रह कहलाता है, यानी गांधी ने खुद से मार्च करके जो नमक बनाने का एक तजर्बा किया, खुद से नमक बनाया और कहा कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नमक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना उस पर टैक्स देंगे, खुद समुंदर से उन्होंने नमक बनाकर दिखाया। तो गांधी ने भी स्वदेशी तहरीक चलाने की भरपूर कोशिश की 1920 में, 22 में, फिर 30 में किसी हद तक। ये तहरीक ज़्यादा जोर दे रही थी रूरल एरियाज़ पर, विलेज के इलाकों में, लेकिन इस तहरीक के भी 2-3 जो वीक पॉइंट्स रह गए वो ये कि एक तो इस तहरीक को जो ज़्यादातर मानने वाले थे वो उनका ताल्लुक बड़े शहरों के इलाकों से था, जैसे जो मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है। यहाँ पर तो जो मिडिल क्लास, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास थी वो गांधी की इस तहरीक को मान रही थी, लेकिन जो गरीब तबका था, जो बिल्कुल एक लिहाज से गरीबी की लाइन से भी नीचे रह रहा था, वहाँ ये तहरीक मकबूल नहीं हुई। क्योंकि ज़ाहिर बात है इस तहरीक को अब जिस तरह खद्दर खुद से बनाना, खद्दर पहले लेना, उसको सूचना, उसको चरखा, ये काम ज़्यादा महंगा पड़ रहा था बनिस्बत इसके कि किसी मिल से कुछ सस्ता कपड़ा ख़रीद लिया जाए। ये एक मिसाल है, इसी तरह बाकी एशिया में भी ये मिसाल अप्लाई होती है कि फैक्ट्री से बनी हुई चीज़ें आम बंदे को ज़्यादा सस्ती पड़ रही थी। और इसके साथ साथ गांधी किसी हद तक इसमें मजहबी टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे 1905 वाली तहरीक में किया गया। यहाँ पर भी गांधी राम राज और ऐसे नारे देने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल इस तहरीक को हम मुकम्मल तौर पर फेल इसलिए नहीं कह सकते कि इस तहरीक ने बड़े पैमाने पर इंडिया में नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को, नेशनल आइडेंटिटी को भरा, किसी हद तक लोकल। और फिर इसी तहरीक के बायस इंडिया में कई बड़ी सनतें भी बनी जिनका नाम बाद में बड़ा मशहूर भी हुआ, जिनमें बड़े नामों में टाटा है, गुडराज है, बंगाल केमिकल्स है। ये सब इसी दौर में, स्वदेशी दौर में जब ये कहा गया कि इंडिया के अमीर लोग खुद सरमायाकारी करें, खुद यहाँ पर सनत लगाएं, तो फिर ऐसे बड़े अदारे भी खड़े हुए। अब अगर हम देखें आज़ादी के बाद 1947 के बाद स्वदेशी की क्या सूरत हाल रही, तो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि इंडिया को में मुकामी सनत को ही फ़रोग दिया जाए, लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग दिया जाए। लेकिन नेहरू ये बात जानते थे कि ज़माना इस तरह का है कि दूसरे मुल्कों पर टेक्नोलॉजी के लिए, मशीनरी के लिए कहीं ना कहीं इन्हिसार करना ही पड़ता है। उसके बावजूद कॉस्मेटिक हवाले से नेहरू ने जोर दिया, जैसे नेहरू खुद भी पब्लिक गैदरिंग में खद्दर का इस्तेमाल करते थे, या खद्दर को प्रमोट करने की बात की जाती थी, मुकामी सनत को प्रमोट करने की बात की जाती थी। एक कोशिश की गई, 5 ईयर्स प्लान में भी हमें एक कोशिश नज़र आई, बल्कि जो इम्पोर्ट्स थी ख़ास तौर पर वेस्टर्न ममालिक से, उन पर इंडिया में बहुत ज़्यादा टैरिफ आयद किया जाता था। यानी इंडिया में कोई बंदा अगर 50s, 60s, 70s में कोई गैर मुल्क की चीज़ इस्तेमाल करता था, अमेरिका की बनी हुई, यूरोप के किसी मुल्क की बनी हुई, तो उसे बहुत अमीर बंदा समझा जाता था, क्योंकि इंडियाई गवर्नमेंट बहुत हैवी टैक्स लगाती थी, टैरिफ्स लगाती थी। तो कोशिश एक की गई। बहरहाल 1991 में जब इंडिया में मार्केट को ओपन किया गया, सोशलिज्म के रास्ते को छोड़ा गया, लिबरल इकॉनमी को लिबरल किया गया, मार्केट इकॉनमी बनाई गई, तो उसके बाद तेज़ी से मल्टीनेशनल कंपनियां भी, गैर मुल्की सरमाया भी इंडिया में आया, और फिर ये स्वदेशी को डैमेज होकर रह गया बुरे तरीके से। अब ये जो मोदी हैं, ये 2014 के बाद
कई दफ़ा ऐसे नारे दे चुके हैं, जैसे मोदी ने 2014 के बाद नारे दिए प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की बात की गई, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात की गई। अब सवाल ये है कि बीजेपी ऐसा क्यों, यानी मोदी ने ऐसा क्यों किया, ये स्वदेशी तहरीक क्यों चलाई? तो इसके लिए अगर हम देखें तो इंडिया में जो स्मॉल इंडस्ट्रियल है, स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जिसे MCME भी कहा जाता है, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी हम इसको समझ सकते हैं कि छोटी दुकान, छोटा कोई वर्कशॉप है, कोई छोटा होटल है, कोई छोटा ढाबा है, इनकी तादाद लगभग 6.5 करोड़ कही जाती है। और ये जो स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, ये इंटरप्राइजेज इंडिया में 11 करोड़ लोगों को रोज़गार देती हैं, यानी जो छोटी दुकानें, छोटे होटल, छोटे जो वर्कशॉप्स, ऐसी जगहें हैं, 11 करोड़ लोगों को रोज़गार देती हैं, यानी GDP में 30% कंट्रीब्यूट करती हैं। और इसी तरह अगर हम देखें तो इंडिया में जो 90% रिटेल ट्रेड है, यानी जो आम दुकानदार है जिससे लोग जाकर चीज़ें लेते हैं, वो 7 करोड़ है। 7 करोड़ के लगभग छोटा दुकानदार माना जाता है, स्मॉल मर्चेंट माना जाता है। अब ये बीजेपी का, या जब बीजेपी इससे पहले जनसंघ के नाम से काम करी थी, तो उसका ये जो दुकानदार है, जो बनिया है, जो छोटा बिजनेसमैन है, ये उसका वोटर माना जाता है बीजेपी का। यही वजह है कि मोदी इस छोटे दुकानदार को, इस छोटे मैन्युफैक्चरर को, इस जो ये स्मॉल इंटरप्राइजेज में काम करने वाले ये हल्के हैं, इनको मुतमईन करने के लिए ऐसे नारे देते रहते हैं, ऐसे अप्रोच देते रहते हैं। और उसके साथ साथ जो मोदी है या बीजेपी है, ये अपनी इस जो स्वदेशी के नारे हैं, इसको पूरे तरीके से हिंदू सिविलाइजेशन के साथ भी क्लब करते हैं। जैसे जो गांधी का ज़्यादा एम्फसिस होता था वो रूरल इकोनॉमी पर होता था। गांधी अपने नारों में कहते थे कि इंडिया के देहात को मजबूत होना चाहिए, विलेज को मजबूत होना चाहिए। इसके बदले में जो बीजेपी और आरएसएस है, ये स्वदेशी की तहरीक को मजबूत करने के लिए हिंदू सिविलाइजेशन के नारे देती है, इंडियन हेरिटेज के नारे देती है, यानी हिंदू कल्चर को रिस्टोर करने के, हिंदू कल्चर को बढ़ाने की बात करती है। ये फ़र्क है गांधी की स्वदेशी तहरीक में और जो मोदी ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये तहरीक नाकाम क्यों होगी, तो इस सवाल से हमारे पास फैक्ट्स हैं। वो ये कि आज इंडिया में मिडिल क्लास की तादाद 35 से 40 करोड़ मानी जाती है। ये 35 से 40 करोड़ मिडिल क्लास वो है कि जिसने सिर्फ 2023-24 में 90 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स को इस्तेमाल किया है। यानी आप सोचें, जो 90 अरब डॉलर्स बाहर से चीज़ें आई हैं, अमेरिका से, यूरोप से, चाइना से ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा, ये इस मिडिल क्लास ने इस्तेमाल की हैं। और इससे ही बढ़कर ये कि जो मुकामी चीज़ें हैं, उनकी कॉस्ट, प्राइस, क्वालिटी का बहुत ज़्यादा इशू है। फिर जो इंडिया की मुकामी इंडस्ट्री है वो कम्पीट नहीं कर पाती जो बाहर की चीज़ें होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियंस को सस्ती मिल जाती हैं, जो चाइना से बची होती हैं। और प्लस ये कि इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास के अंदर अपर मिडिल क्लास सेगमेंट है, उसके लिए अब ये प्रेस्टीज बन गया है कि अगर वो इम्पोर्टेड कपड़े पहनेगा, इम्पोर्टेड शूज़ पहनेगा, इम्पोर्टेड कारें इस्तेमाल करेगा, इम्पोर्टेड एनके पहनेगा, इम्पोर्टेड पेन का इस्तेमाल करेगा, तो ये एक लिहाज से प्रेस्टीज ही बन चुका है। यही वजह है कि ये तहरीक आज के दौर में कामयाब होती दिखाई नहीं देती। ये तहरीक तब भी कामयाब नहीं हुई थी जब दुनिया इतनी ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड नहीं थी। अब तो दुनिया बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। अब जाते जाते तेज़ी से हम देखें कि दुनिया में और भी जगहों पर ऐसी स्वदेशी तहरीकें चली हैं, तो बिल्कुल चली हैं। बड़ी मिसालें इसमें ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ईस्ट एशिया के ममालिक की मिसालें हैं, इसमें थाईलैंड की मिसाल है, ताइवान की मिसाल है, साउथ कोरिया की मिसाल है। वहाँ इनको इस तरीके से स्वदेशी रंग तो नहीं कहा गया, मुकामी सनत, यानी इसमें बात की गई कि मुकामी सनत को, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन इन मुल्कों में भी ये तहरीक ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर बात है आज के दौर में कुछ भी, किसी भी सनत में डिपेंडेंसी है दूसरे मुल्कों की। कोई एक सनत भी, एक इंडस्ट्री भी ऐसी नहीं है जो सिर्फ अपने दम पर, अपने यानी जिसका सारा काम उस मुल्क में हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी दूसरे मुल्क से इंपोर्ट करना पड़ता है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से 1947 से 60 तक एक ये कोशिश की गई कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज लाई जाएं, मेड इन पाकिस्तान जैसे नारों को इनकरेज करने की कोशिश की गई। भुट्टो ने बैंक नेशनलाइज किया, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया, संतों को नेशनलाइज किया, तो लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की। लेकिन ये
तमाम जो पाकिस्तान में सेल्फ रिलायंस करने की बातें, खुद निसारी की बातें, ये नारों की हद तक रहीं, इनमें अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की रूट्स ही नहीं थी। इंडिया तो जब आज़ाद हुआ तो वहाँ पर हुकूमत में ऐसे लोग आए जो स्वदेशी तहरीक भी चला चुके थे, जो मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 30s 40s से भरपूर एक होमवर्क कर रहे थे। पाकिस्तान में चूँकि फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जागीरदार थे, इन लोगों का किसी किस्म का स्ट्रगल से ताल्लुक़ नहीं था, तो यही वजह यहाँ स्वदेशी तहरीक या मुकामी सनत को फ़रोग़ देने के हवाले से कोई तहरीक कामयाब हुई नहीं और ना सही तरीके से कोशिश की गई। बांग्लादेश में भी आज़ादी के बाद 71 के बाद मुजीबुर रहमान ने नारों की हद तक ये कोशिश की कि बांग्लादेशी चीज़ें, बांग्लादेशी मुकामी स्वदेशी, लेकिन वहाँ भी ये कामयाब नहीं हो पाई। तो ये सारे फैक्ट्स हमें इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज के दौर में स्वदेशी की तहरीक यानी सिर्फ देसी सनत को बचाने की तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं। आज के दौर में डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है, कोई भी सनत ऐसी नहीं होती जो किसी गैर मुल्की सनत पर इन्हिसार या डिपेंडेंट ना हो। यही वजह है कि इस तरह की तहरीकें पहले भी नाकाम रही हैं और अब भी मोदी सिर्फ कॉस्मेटिक हवाले से, एक तो इंडिया को दिखाने के लिए, दूसरा जो बीजेपी का वोटर है 7 से 8 करोड़ दुकानदारों, छोटे दुकानदारों की सूरत में, उसको दिखाने के लिए ये सब इस तरह के ऑप्टिक्स कर रहे हैं, इस तरह के नारे कर रहे हैं कि स्वदेशी करो, इंडिया की चीज़ें इस्तेमाल करो। ऐसा होना अब मुमकिन नहीं है आज के दौर में। तो ये स्वदेशी तहरीक के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।